Hello and welcome to all of you with the second part of Constitution, role of Constitution, class 8th. This is a chapter 1 of Political Science. Okay, हमने अपने लास्ट क्लास में पढ़ा था, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. हमने अपने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ये कब स्टार्ट हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्या होती है, ड्राफ्टिंग असेंबली या ड्राफ्टिंग कमेटी क्या थी और उनके चेयरमैन कौन थे. ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी पढ़ ली हैं. इस क्लास में अब हम पढ़ेंगे कि जो पार्ट है जो मैंने आपको बताए थे, प्रीएम्बल है और हमारा पार्ट सेकंड है, पार्ट थर्ड है, पार्ट फोर्थ है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. क्योंकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसको डिवाइड किया गया है पार्ट में, शेड्यूल्स में, आर्टिकल्स में, ऐसे डिफरेंट पार्ट में. आपने अक्सर सुना होगा कि भाग 1 के अनुच्छेद 39 के धारा इसके अंतर्गत, इस तरीके की जो भाषा है यही हमारे यहाँ यूज़ होती है, पार्ट, आर्टिकल्स, शेड्यूल्स. क्लियर. अब हम पढ़ेंगे सबसे मेन चीज़ स्टार्टिंग की. मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है. कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक है. ठीक है, एक बुक है कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन जब बुक बनाई जा रही थी, जब लिखी जा रही थी, तो कमेटी बनी. कमेटी के जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली या कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी के जो चेयरमैन थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. शुरू से लेकर लास्ट तक वही रहे. और ड्राफ्टिंग कमेटी जिसने ये रिटन वर्क किया, उसके अगर हम बात करें तो वो उसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे? वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर. अब ये बुक है, उन लोगों ने लिखनी है, हमें पता है. बुक अब आपके हाथ में बन के आ गई. हम लोगों ने ये भी पढ़ लिया था कि 26 जनवरी 1950 में इसे इन्फोर्स कर दिया गया, इनएक्ट कर दिया गया भारतीय जनता पे एक रिपब्लिक के थ्रू. ठीक है, हमारा रिपब्लिक बना दिया गया. ये बुक है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन है. ठीक है, अब ये कॉन्स्टिट्यूशन जो बुक है, आप जब भी कोई बुक ओपन करते हो सबसे पहला पेज आपको दिखता है. ठीक है, उसके अंदर सबसे पहला एक पेज या एक मेन उस बुक के बारे में बताते हैं कि ये बुक क्या है. जैसे अगर आपने अपनी 8th क्लास की बुक अपने हाथ में ले रखी है, तो आई वॉन्ट टू शो यू कि आपने आपके फर्स्ट पेज में कुछ ऐसा दिख रहा होगा आपको, है ना. ये क्या है? आपके बुक में दे रखा है इसको प्रीफिक्स के नाम से. किस नाम से दे रखा है? प्रीफिक्स के नाम से. जबकि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इस पहले फर्स्ट पेज को नाम दिया गया है प्रीएम्बल. प्रीएम्बल क्या नाम दिया गया है? प्रीएम्बल. बहुत ध्यान से पढ़ना, प्रीएम्बल. ठीक है, फर्स्ट पेज, फर्स्ट पैरा, इसमें बताया गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है इसमें क्या दिया गया है, इसमें किस तरीके की बातें की गई हैं, इसमें क्या समझाया गया है, आखिर ये बुक में जो अंदर पूरा मैटर है वो है क्या. प्रीएम्बल फर्स्ट, आप इसको फर्स्ट पेज भी कह सकते हैं, फर्स्ट जो पेज का जो इंट्रोडक्शन होता है वो भी कह सकते हैं. आपकी बुक में पूरा दिया भी है टेक्स्ट ऑफ द प्रीएम्बल. टेक्स्ट ऑफ द प्रीएम्बल, आई वांट टू शो कि टेक्स्ट ऑफ द प्रीएम्बल दिया है. वेट, टेक्स्ट ऑफ प्रीएम्बल में दिया गया है कि कैसे आप जो हमारी बुक है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके बारे में आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जान सकते हैं. ये देखिए, ये दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया. वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसका मतलब कौन है? वी द पीपल ऑफ इंडिया. इसका मतलब है हम सभी भारतीय नागरिक, या हम सब. यहाँ पे किसी एक व्यक्ति, एक पर्टिकुलर संस्था, एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट की बात नहीं हो रही. किसकी बात हो रही है? वी, हम सब की. अब कुछ बहुत मोटे मोटे वर्ड्स दिए हुए हैं, उनको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको वो वर्ड समझ में आ गया आपको पूरा प्रीएम्बल समझ में आ जाएगा. पहला वर्ड दिया हुआ है कि कैसे हम आगे बढ़ेंगे, कैसे हम एक दूसरे को, तो पहला वर्ड दिया है VERIGE. ओके, पहला वर्ड दिया है
सॉवरेन, SOVEREIGN, इसको हम पढ़ेंगे सॉवरेन। क्या पढ़ेंगे? R इज साइलेंट, तो उसको हम क्या पढ़ेंगे? G इज साइलेंट, इसको हम क्या पढ़ेंगे? सॉवरेन। सॉवरेन मतलब होता है, यहाँ पे लिखते हैं और पढ़ते जाते हैं, ठीक है। सॉवरेन मीन्स होता है दृढ़ता, मतलब हम किसी बाहरी के कहने पे अपना कोई काम नहीं करेंगे, हमारे अंदर खुद की जो कैपेबिलिटीज़ हैं, जो इनबिल्ट हमारे अंदर फीचर्स हैं, हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपके जो आसपास में लोग रहते हैं, क्या वो आपको बता के जाते हैं कि आज मॉर्निंग से लेकर रात तक आपका शेड्यूल क्या रहने वाला है? नहीं बताते ना, ऐसा नहीं बताते ना वो आके कि आज आपको कितने बजे उठना है, आज आपको क्या खाने में बनाना है, कोई नहीं बताता। कौन बताता है? ये डिसीजन लेते हैं आप और आपकी फैमिली मेम्बर्स, ठीक है। सो सॉवरेन मीन्स हमारे इनबिल्ट फीचर या हमारे जो आंतरिक जो हमारे निर्णय हैं उन पे किसी दूसरे का प्रभाव नहीं पड़ेगा, किसी भी बाहरी शक्ति, बाहरी देश का प्रभाव नहीं पड़ेगा, हम खुद अपने निर्णय लेने के लिए कैपेबल हैं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वर्ड आता है सोशलिस्टिक। सोशलिस्टिक मीन्स या सोशलिस्ट मीन्स SOCIALIST, सोशलिस्टिक, या आपकी बुक में दिया है सोशलिस्टिक, सोशलिस्ट, ठीक है। सोशलिस्ट मतलब सामाजिक, सोशल होता है ना, हम लोग सोशल पढ़ते हैं, सोशल साइंस मतलब समाज के बारे में जान रहे हैं, तो सोशलिस्ट मीन्स समाज से संबंधित, हम में से कोई भी समाज से बाहर जाकर कोई भी अमानवीय कार्य नहीं करेगा। अमानवीय इन द सेंस कि कोई भी ऐसे कोई काम नहीं करेगा जिससे मानव जाति जो है उसको कभी परेशानी हो, ठीक है। तो सॉवरेन, सोशलिस्टिक, एंड देन आता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। हमारा राज्य कैसा है? हमारा जो राज्य है, जो देश है, वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, लोकतंत्र गणराज्य है। यहाँ पर लोकतंत्र चलेगा। लोकतंत्र मतलब मैंने आपको क्या बताया था, हमने 6th क्लास में पढ़ा था कि लोकतंत्र मतलब जनता का राज, जनता के लिए, जनता के द्वारा। 3 बाय द पीपल, फॉर द पीपल, टू द पीपल, ओके। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का काम करेंगे। ये तो हो गया हमारे प्रीएम्बल का फर्स्ट पार्ट। अब इसमें 4 मेन बातें बताई गई हैं जो हम सबको फॉलो करनी है, या जो इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते समय फॉलो की गई हैं। उसका पहला पार्ट है इक्वलिटी, बराबर, ठीक है, या बराबर का अधिकार। इक्वलिटी मीन्स हम सब बराबर हैं, कोई जाति, धर्म, कास्ट, रंग, रूप के बेसिस पे किसी को कभी डिस्क्रिमिनेट, अलग नहीं किया जाएगा, उसे वर्ग से वंचित नहीं किया जाएगा। इक्वलिटी सिस्टम हमारे यहाँ है, ठीक है। कोई भी रंग भेद, कास्ट, जेंडर या किसी भी तरीके से उसे रीजन के नाम पे कि आप इस राज्य के हो, आप इस राज्य के हो, आप इस क्षेत्र के हो, आप हमारी कम्युनिटी से अलग रखो, नहीं। या फिर रिलीजन, धर्म के, आप इस धर्म के हो, आप हमारी कम्युनिटी में नहीं आ सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। कलर, आप काले हो, आप गोरे हो, नहीं कर सकते। कास्ट, आप इस धर्म के हो, इस जाति के हो, नहीं कर सकते। तो इक्वलिटी, हर कोई, हर किसी का अधिकार बराबर है कानून के नज़र में। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर किसी हिंदू ने, कोई हिंदुस्तान है, हिंदुओं का देश है, तो ऐसा नहीं है कि जो सिख हैं वो परेशान होंगे या जो जैन धर्म वाले हैं वो परेशान होंगे, नहीं। इक्वलिटी को शो करता है। नेक्स्ट आता है हमारा लिबर्टी। लिबर्टी मीन्स होता है फ्रीडम, स्वतंत्रता। हमें हर चीज़ में स्वतंत्रता है। कैसे स्वतंत्रता है? हम अपने आप से कहीं भी घूम सकते हैं, है ना, परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम अपने पूरे देश के, जो हमारा रिपब्लिक है इंडिया, हम कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी यूनियन टेरिटरी में, किसी भी स्टेट में हमें किसी प्रकार की रोक टोक नहीं है। हम कहीं भी अपना घर लेके रह सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि हमको परमिशन लेनी पड़ेगी। जैसे आप अब जो हमारी नेबरिंग कंट्री है, जैसे मान लीजिए यहाँ से आप नेपाल जा रहे हो, या आप भूटान जा रहे हो, या आप बांग्लादेश जा रहे हो, तो वहाँ क्या होगा? वहाँ आपको पहले उनकी
जो नेशनैलिटी है वो लेनी पड़ेगी, है ना। जबकि इंडिया में क्या है, आप अपने रिपब्लिक में कहीं भी जाके घर ले सकते हो, घूम सकते हो, स्वतंत्रता आपको पूरी है, अपनी भाषा बोल सकते हो, अपनी स्पीच बोल सकते हो, अपने भाव व्यक्त कर सकते हो, किसी भी तरीके का आपके एक्सप्रेशन है, आपको कोई चीज़ अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, आप तुरंत उस चीज़ को बोल सकते हो, आपको रोकने या टोकने वाला कोई नहीं है। तो इक्वलिटी एंड देन लिबर्टी। थर्ड आता है हमारा फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी मतलब होता है ब्रदरहुड। ब्रदरहुड मीन्स भाईचारा। फ्रेटर्निटी, हम सबको मिलकर रहना है, हमें किसी को भी ऐसा नहीं है कि आज हमारे घर के बगल में कोई जैन धर्म क्रिश्चियन आ गया या फिर मुसलमान आ गया तो हम उससे दूरी बना रहे हैं। नहीं, हमको कैसे रखना है, हमें सोशलिस्टिक होके रहना है, हमें फ्रेटर्निटी भाईचारा दिखाना है हर व्यक्ति से जो भारत का नागरिक है। भारत का नागरिक है, हमें उसके साथ फ्रेटर्निटी भाईचारे का काम करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लास्ट में जस्टिस। ओके, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड जस्टिस। जस्टिस हम सबको पता है, मैंने वही सेम चीज जो इक्वालिटी में है वही बात है। क्या हमें कास्ट, रीजन या किसी भी प्रकार के कोई जो इक्वालिटी को डिस्टर्ब करते हैं ऐसे कोई एलिमेंट यूज़ नहीं करने हैं। सबके लिए जस्टिस इक्वल है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, किसी की कास्ट, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, जैन है, बुद्धिस्ट है, डजेंट मैटर, जो लॉ है वो सबके लिए बराबर है। क्लियर? तो ये मेन 4 पॉइंट थे, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और जस्टिस। एंड दिस साइड इज सॉवरेन, सोशलिस्ट एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री। तो ये आपका प्रीएम्बल है। एक बार फिर से देखते हैं प्रीएम्बल क्या है। एक जो हमारी बुक है कॉन्स्टिट्यूशन, इसका फर्स्ट पेज या इसका इंट्रोडक्शन कहलाएगा प्रीएम्बल। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारतीय नागरिक शपथ लेते हैं, ठीक है, हम सोलमली असेंबल करते हैं, हम शपथ लेते हैं कि हम किसको फॉलो करेंगे, हम फॉलो करेंगे सॉवरेन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और जस्टिस को। तो यहाँ खत्म होता है हमारा प्रीएम्बल। अब प्रीएम्बल तो खत्म हो गया, प्रीएम्बल के बाद नेक्स्ट आता है हमारा कि हमारी जो ड्यूटीज़ हैं, ठीक है, हमारी जो ड्यूटीज़ हैं वो उनको हम कैसे करेंगे। और इस प्रीएम्बल के बाद आगे क्या लिखा गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी रूल बुक होती है, हम लोगों ने फर्स्ट में भी पढ़ा है, ऐसी रूल बुक होती है जो उस देश के नागरिक को बताती है कि आपको क्या अधिकार है, आपको क्या करना चाहिए और आपके क्या कर्तव्य हैं, ठीक है। अधिकार और कर्तव्यों के बीच में हमको जो मीडिएटर है ना, उसको आप कह सकते हो कि वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन होता है किसी एक कंट्री का। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं। मैंने आपको बताया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बटा हुआ है, पार्ट में, शेड्यूल में, पार्ट में, आर्टिकल में और शेड्यूल में, 3 तरीके से ये बटा हुआ है। नेक्स्ट आते हैं हमारा जो पार्ट नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स, अब ये फंडामेंटल राइट्स क्या हैं? फंडामेंटल मतलब होता है बिल्कुल ज़रूरी, ठीक है, जो आपकी बिल्कुल नेसेसरी चीज़ें हैं ना, उनसे रिलेटेड। राइट्स मीन्स क्या है? अधिकार। तो फंडामेंटल राइट क्या हुए? आपके मूलभूत अधिकार जो एक व्यक्ति के लिए नेसेसरी है। जैसे अगर हम बात करें, फर्स्ट पॉइंट हमने अभी भी पढ़ा था और हम फिर पढ़ेंगे, राइट टू इक्वलिटी। हमें बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। हमें कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी सामने वाले व्यक्ति के पास, शायद वो गोरा है, शायद वो अमीर है, शायद उसकी कास्ट अच्छी है, इस बेसिस पे हम उसे ज़्यादा प्रायोरिटी दें किसी चीज़ के लिए। और जो जैसे कि हमारे जो पुराने 6th क्लास में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि हमारे 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र।
तो जो शूद्र जाति थी वो बिल्कुल निचले इस तबके की थी, उनको मंदिर में जाना मना था, उनको वो बहुत सारे जो रिलीजियस फेस्टिवल्स होते थे वो वहाँ नहीं जा सकते थे, वो किसी को छू नहीं सकते थे। इस तरीके से उनके ऊपर क्या हो रहा था, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये एक अलग ग्रुप, अच्छे ग्रुप में गिने जाते थे, जबकि शूद्र कैसे गिने जाते थे, गलत उसमें कि ये निचले तबके। आपको एक स्टोरी बताती हूँ, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा बट बता दें। एक बार की कहानी है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, हम सब ने उनका नाम सुना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक बार अपने गांव से निकले और एक छोटी सी पोटली में उनकी माँ ने उनके लिए कुछ खाने का सामान बांधा और थोड़ी बहुत उन्होंने अपने कपड़े लिए। उन्होंने अपनी माँ को बोला कि मैं पढ़ने जा रहा हूँ, क्योंकि भाई ब्रिलियंट तो वो शुरू से थे। तो उन्होंने अपनी माँ को बोला कि मैं पढ़ने जा रहा हूँ और शहर जाऊँगा, ठीक है। तो उनके माँ ने बोला ठीक है, क्योंकि बहुत सारे भाई बहन थे, बहुत ज़रूरत उनके पास नहीं था ऐसा। दूसरी चीज़ कैसी थी, B.R. अम्बेडकर शेड्यूल कास्ट के थे। उस टाइम के अकॉर्डिंग ये बहुत गलत माना जाता था, लोग छुआछूत मनाते थे, बोलते थे अनटचेबिलिटी। हमने बहुत बार पढ़ा है, डिस्क्रिमिनेशन चैप्टर में भी पढ़ा है हमने, अनटचेबिलिटी होती थी। लोग अगर कोई वहाँ पे बैठ गया है नीची जाति का तो उसको छूते नहीं थे, ठीक है, उस जगह पे बैठते नहीं थे, उसको गंगा जल से साफ करते थे, बहुत तरीके की चीज़ें करते थे। तो उनको बहुत बुरा लगता था कि नहीं ऐसा कैसे कर सकते हैं ये लोग। तो एक बार वो अपनी वहाँ से गांव से वो निकले पैदल पैदल और उन्होंने एक बैलगाड़ी को हाथ दिया। भाई उस टाइम गाड़ियाँ तो थी नहीं, उन्होंने एक बैलगाड़ी वाले को हाथ दिया और उसको बोला कि मुझे शहर तक छोड़ दो। तो बैलगाड़ी वाले ने बोला कि ठीक है बैठ जाओ। बच्चा था, उन्होंने बोला 13, 14, 15 साल का बच्चा है, इसके लिए क्या करें, चलो अच्छा आओ बैठ जाओ। बैठा लिया। बैठाने के बाद जब वो रास्ते में आगे चलने लगे तो बैलगाड़ी वाले ने बात करनी शुरू कर दी। उसने पूछा भाई तुम्हारा नाम क्या है, कौन से गांव से आए हो, कहाँ जा रहे हो, तुम इतने अकेले हो, छोटे से हो, कहाँ जा रहे हो। हम भीमराव अंबेडकर भाई बच्चे थे उस टाइम पे 15-16 साल के, उनको नहीं पता था कि डिस्क्रिमिनेशन, उनको लगता था सिर्फ ये गांव में होता है, सिर्फ ये छोटे जगह पे होता है। उनको नहीं पता था कि ये हर जगह पूरे देश में फैला हुआ है। बैलगाड़ी वाले को जैसे ही पता चला कि भीमराव अंबेडकर एक नीची जाति से हैं, उन्होंने तुरंत ही भीमराव अंबेडकर को बोला कि उतरो उतरो, बैलगाड़ी से उतरो, तुम्हें नहीं ले जा सकता मैं। तो भीमराव अंबेडकर ने बोला क्यों, मैं तो तुमको पैसे भी दे रहा हूँ जितना तुम मांग रहे हो, फिर तुम मुझे नीचे क्यों उतार रहे हो। उन्होंने बोला नहीं, मैं, तुम शूद्र जाति के हो, मैं तुम्हें अपनी बैलगाड़ी पे नहीं बैठा सकता। और वो बहुत तरीके की कहते हैं नौटंकियाँ करने लगा कि अरे यार ये तो मेरी बैलगाड़ी में बैठ गया, आज तो मुझे अपनी बैलगाड़ी को गंगा जल से धुलना पड़ेगा, वटेवर टाइप की चीज़ें करने लगा। भीमराव अंबेडकर जी को ये बात लग गई और उन्होंने उसी टाइम ठाना कि मैं अपनी लाइफ में कुछ करूं या ना करूं, लेकिन मैं ये अनटचेबिलिटी ख़त्म करके रहूँगा। और फाइनली उन्होंने इस चीज़ को कर दिखाया जब कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने बनाया। उन्होंने हर जगह एक वर्ड को बार बार लिखा और वो वर्ड था इक्वलिटी, कि किसी को धर्म, जाति या फिर उसके कास्ट या फिर उसके ओहदे, उसके पैसे के अनुसार ना जांचा जाए, बल्कि सबको, सारे ह्यूमन बींग्स हैं, सबको इक्वलिटी का अधिकार मिले। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फिर यहाँ पे 14 आर्टिकल से लेके 14 पार्ट से 18 पार्ट आर्टिकल तक इसका जिक्र किया गया है, राइट टू इक्वलिटी का। नेक्स्ट आते हैं हमारा राइट टू फ्रीडम। ओके, नेक्स्ट और नेक्स्ट जो हमारी राइट है वो है राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन। नेक्स्ट है राइट टू लाइफ। टू लाइफ, जीने का अधिकार। नेक्स्ट है राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। नेक्स्ट आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। राइट टू
कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है। एंड फिर आते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। एंड लास्ट आते हैं हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। तो ये हमारे मूलभूत अधिकार हैं जो हमें चाहिए ही चाहिए, जिसके लिए हमें कोई नहीं रोक सकता, गवर्नमेंट भी नहीं रोक सकती, लॉ भी नहीं रोक सकता। ये सारी चीज़ें हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने, हम जैसे ही भारत में पैदा हुए हमारे पास ये सारे अधिकार अपने आप आ गए। अब इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। राइट टू इक्वालिटी 14 to 18 आर्टिकल में ये दिया गया है। इसका मतलब है कि सभी को बराबरी का अधिकार है। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम, हर कोई स्वतंत्र है स्पीच देने के लिए, अपनी यूनियन बनाने के लिए, किसी भी तरीके की कोई ऑक्यूपेशन करने के लिए, कहीं पर भी जॉब करने के लिए। तो ये राइट टू फ्रीडम है, स्वतंत्र है। नेक्स्ट आता है राइट टू एजुकेशन। इसमें 2002 में अमेंडमेंट किया गया, जिसमें बताया गया कि 6 साल से 14 साल के जो बच्चे होते हैं, 6 साल से 2002 में अमेंडमेंट किया गया और बोला गया कि 6 साल से 14 साल के जो बच्चे होते हैं उनको राइट टू एजुकेशन RTE के थ्रू पढ़ने का पूरा अधिकार है। मतलब कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होना चाहिए जिसको कि पढ़ाई से वंचित किया जा सके या जिसको रोका जा सके कि नहीं तुम नहीं पढ़ सकते। और इसी बेसिस के अकॉर्डिंग हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारे फ्री स्कूल, आंगनबाड़ी, शिक्षा मित्र या फिर कस्तूरबा गांधी, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल्स बहुत सारे बनाए इसी के थ्रू, RTE के 2002 अमेंडमेंट के थ्रू। चलिए आते हैं राइट टू लाइफ, हर किसी को जीने का अधिकार है। साफ सुथरी जगह, पानी की सही व्यवस्था, सीवरेज की सही व्यवस्था, सही जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पे, इस तरीके की राइट टू लाइफ, जीवित होने के सही अधिकार मिलना, ये उनके अपने या हम सब के अधिकारों में से एक है। नेक्स्ट आता है कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स। मान लीजिए हम लोग यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर कल्चर को डिफाइन करते हैं, जैसे मणिपुर ले लेते हैं, सिक्किम ले लेते हैं, वहाँ का कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है। अब कोई भी सरकार आती है, ठीक है, जैसे सपोज कि बीजेपी आई हुई है, अब बीजेपी उनको ये बोले कि नहीं भाई तुम अपने कल्चर मत करो, तुम हमारे जो शेड्यूल्स हैं, जो हमारे फेस्टिवल्स हैं, जो हमारी मान्यताएं हैं, तुम उनको मानो। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ये बात गलत है। हर कोई व्यक्ति, इंडिविजुअल, एक पर्सन या कोई राज्य अपने में स्वतंत्र है जो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स को लगा सके या रख सके। जैसे हर क्षेत्र में देखिए, मणिपुर आप जाओगे तो वहाँ मणिपुरी लैंग्वेज में एजुकेशन चल रही है, ये उनका राइट है, ये वो वैसा कर सकते हैं। क्लियर? चलिए आते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज मतलब क्या होता है? रेमेडीज मतलब होता है अमेंडमेंट करना, सुधार करना। जस्ट सपोज आज से अगर हम जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था 49 की बात करें, 50 की बात करें, उस टाइम शायद इतने जो स्कूटर्स थे और बाइक्स थे वो नहीं थे, तो हमारे पास उस टाइम उससे संबंधित कोई भी जो लॉ था वो नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि चीज़ें ही नहीं अवेलेबल थी। फ़ोन, मोबाइल फ़ोन आज हर घर में है, हर घर में 2 से 3 मोबाइल फ़ोन्स हैं, लेकिन उस टाइम नहीं थे, तो उस टाइम उन्होंने वो चीज़ें नहीं बनाई, नहीं लिखे उन्होंने। इसीलिए कहते हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ल्ड का सबसे लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और उसके बावजूद ये फ्लेक्सिबल है। इतना बड़ा है, रिटन है, उसके बाद भी ये फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल इन द सेंस कि इसको बार बार अमेंडमेंट किया जा सकता है, इसमें बार बार तोड़ मरोड़ के कोई चीज़ें, कोई कानून ख़त्म या कोई नया कानून बनाया जा सकता है। अब जैसे फ़ोन के लिए कानून बनाया गया है कि आप बाइक या कार ड्राइव करते समय फ़ोन पे बात नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये क्या है? ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ हैं। इनको समय समय पर या कुछ समय पे जब ज़रूरत महसूस होती है तो किसी एक कानून को हटाया जा सकता है और नए कानून को लगाया जा सकता है। क्लियर?
चलिए आते हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अपने धर्म को मानने की पूरी तरीके से छूट है। हमें कोई नहीं कह सकता कि तुम मेरा धर्म मानो, ऐसे कोई आपको प्रेशराइज नहीं कर सकता। जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं, जब ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में थे तो वो ज़बरदस्ती लोगों को पकड़ पकड़ के कि अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, अगर आपको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चाहिए तो आप पहले हमारा धर्म अपनाओ, अगर आपको टैक्स में छूट चाहिए आप पहले हमारा धर्म अपनाओ, क्रिश्चियन बनो। तो इस तरीके से आपको कोई प्रेशराइज नहीं कर सकता। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अगर आप किसी दूसरे धर्म को अपनाना चाहते हैं आप अपना सकते हैं, लेकिन आपको कोई प्रेशराइज नहीं करेगा। नेक्स्ट आते हैं, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन मीन्स शोषण करना, किसी के ऊपर अधिकार जमाना या किसी भी तरीके का कोई ऐसा काम करना जिससे सामने वाला जो व्यक्ति है वो जो आपसे कमज़ोर है उसको दबाया जा सके। तो ये सारे आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, मूलभूत अधिकार हैं जो हर व्यक्ति को, जो जैसे ही इंडिया की नागरिकता लेता है या फिर इंडिया में पैदा होता है उसके पास ये सारे अधिकार अपने आप आ जाते हैं। एक चीज़ मैं बोल रही हूँ थोड़ा सा, प्रीएम्बल जब हम पढ़ रहे थे अभी इससे पहले, प्रीएम्बल में हमने आपके में एक पैरा दिया हुआ है, जवाहरलाल नेहरू ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मतलब एक उद्देश्य के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्टिव उद्देश्य, रेजोल्यूशन कुछ कार्य करने की नीतियाँ। ये अमेंडमेंट बनाया गया था, या जो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है ये बनाया जो जवाहरलाल नेहरू हैं। एक्चुअली ये हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने की तैयारी हो गई, चेयरमैन बना दिए गए, और चेयरमैन बनाने के बाद जवाहरलाल नेहरू क्योंकि प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने भी सोचा कि मेरे देश को कैसा होना चाहिए। जैसे हम अपना घर बनाते हैं ना, तो हम सोचते हैं अच्छा ठीक है हम यहाँ टाइल्स लगवाएंगे, यहाँ हम इस तरीके की रेलिंग बनवाएंगे, यहाँ हम गमले रखेंगे, यहाँ पूजा घर रखेंगे। आप सब अपना अपना योगदान देते हो। तो आप क्या करते हो, जब भी आपका घर बनता है तो आप क्या करते हो कि सब लोग अपने अपने व्यूज़ देते हो कि यार यहाँ ये होना चाहिए, मेरे लिए यहाँ ये होना चाहिए, ऐसे ही। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो जवाहरलाल नेहरू जो कि प्रधानमंत्री थे उन्होंने भी सोचा कि भाई मेरा देश है, मेरा देश का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है तो मुझे भी उसमें कुछ योगदान देना चाहिए। तो उन्होंने अपने व्यूज़, अपनी जो चीज़ें थी उनको लिखा, और अप्रॉक्स आपके बुक में 8 पॉइंट्स दिए गए हैं कि क्या क्या चीज़ें उस कॉन्स्टिट्यूशन में होनी ही चाहिए। और B.R. अम्बेडकर जी ने, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने, इन सब ने इस बात पे फोकस किया और उनके द्वारा कही गई 8 बातों को उस कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दी गई। इन्हीं को कहा गया है, जवाहरलाल नेहरू का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे ही बोला गया है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। क्या कहा गया है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। 9 दिसंबर को कॉन्स्टिट्यूशन की असेंबली ड्राफ्टिंग कमेटी तैयार हुई, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली तैयार हुई, और 13 दिसंबर को 13 दिसंबर को 1946 में जवाहरलाल नेहरू ने अपना ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था ये पेश कर दिया कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में। और लास्ट में 22 जनवरी 1948 में इसे पूरी तरीके से जगह दे दी गई, पूरी तरीके से मान्य कर लिया गया और अमेंडमेंट कर दिए गए, या फिर उन ऑब्जेक्टिव्स पे ध्यान दिया गया। कोई बहुत बड़े ऑब्जेक्टिव्स नहीं थे, बहुत इजी थे। हमारा धर्म हमें बदलने की कोई प्रेशराइज ना करे, हमें जो हमारा देश है वो सोवरेन होना चाहिए, हमारे देश में किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। इस तरीके की बातें थी जो हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में बार बार बोली गई हैं, सबको समझाई गई हैं। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था। आज हमने 2 टॉपिक्स कंप्लीट किए हैं, प्रीएम्बल और राइट्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स के। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बुक रीडिंग ज़रूर करिए, और इनके साथ जितने हमने टॉपिक्स कर लिए हैं इनके साथ अब अपने जो एक्सरसाइजेज हैं उनको भी कंप्लीट करते रहिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।